अस्सलाम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बेटा मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है प्यारे बच्चों? बस 2 मिनट दें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है। बाकी लोग कोई और आ रहे हैं? नहीं, कोई और है रास्ते में? नहीं, बाकी जान पहचान नहीं बनी अब तक यार। अब तक तो दोस्ती वोस्ती हो जानी चाहिए थी यार। नहीं हुई जान पहचान? तबीयत यार बस ये है कि हर थोड़ी देर बाद खांस रहा हूँ और ज़्यादा ज़ोर से बोला नहीं जा रहा क्योंकि वही पे गले में थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है उसका। पानी पी के गुजारा कर रहा हूँ भाई। एनीवेज, तो अपना पहला टॉपिक है आज। हमने कहा था कि लीनियर इक्वेशंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने कहा था, और उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। बस 1 सेकेंड मुझे दे दो। सही है। आज थोड़ा फीवर कम था तो मैं आ गया क्लास लेने के लिए, वरना लास्ट 2 डेज में तो फीवर बहुत ज़्यादा था। ओके, अच्छा देखिए, लीनियर इक्वेशन का जो हमारे पास टॉपिक है उसका जो पूरा नाम है वो है लीनियर इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट। अब रैशनल कोफिशिएंट से क्या मुराद है? देखिए, कोई भी एक नंबर होता है ना, अगर हम सिंपल बात करें, कोई भी रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इमेजिनरी नंबर, और एक होता है रियल नंबर। और जो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी आए और इमेजिनरी नंबर भी आए उसको हम लोग बोलते हैं अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इमेजिनरी नंबर की क्या पहचान है? उसके साथ सिंपल एक चीज़ लिखी हुई होती है, जस्ट लाइक 4 आयोटा। ठीक है, तो ये आई का सिंबल होगा जिसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? तो दैट्स रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर क्या होगा? कोई भी नंबर होता है जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी एनी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो असल गेम जो है हमारे पास, हमने रियल नंबर से सीखना है कि हमें ये पहचानना है कि रैशनल और इरैशनल का क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि रैशनल और इरैशनल क्या है। लीनियर इक्वेशन तो सबको पता है, एक्स हो और वाई हो और जिसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 हो। ये तो आपको मैंने कहा था देख कर आना, देख भी लिया होगा आप लोगों ने, नहीं भी देखा होगा तो ये बता दूंगा। तो रियल नंबर में हमें ये पहचानना होता है कि ईदर द नंबर इज अ रैशनल नंबर और अ इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर पहचानने की 2 कंडीशन है। रियल नंबर के 2 चीज़ें अंदर आती हैं, एक रैशनल नंबर, एक इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर को पहचानने के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरियाज हैं। एक
ऐसा फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेटिंग हो, every terminating fraction is a rational number. For example 4/2 ये फ्रैक्शन है, क्या टर्मिनेट हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 2 आएगा। दैट मीन्स 4/2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल कोफिशिएंट हो जाएगा ये। ओके, जस्ट लाइक 5/10। What is 5/10? है 0.2 यानी 1/2। ठीक है, तो क्या आएगा? 0.2 आएगा। तो 0.2 का मतलब क्या है कि ये भी क्या कहलाएगा? क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है? वो फ्रैक्शन आगे नहीं चल रहा है, तो दैट मीन्स कि वो सब क्या कहलाएंगे आपके पास? रैशनल नंबर कहलाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, अच्छा सर, व्हाट इफ के फ्रैक्शन टर्मिनेट ना हो, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग हो। एक तो टर्मिनेटिंग हो गया ना कि फ्रैक्शन खत्म ही हो गया, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ऐसा फ्रैक्शन जो कि पॉइंट्स में डेसिमल प्लेसेस के बाद चलता चला जा रहा है। बातों का आप कैलकुलेटर में करते हैं तो वो नंबर चलता जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर फॉर एग्जांपल 1/3। अब 1/3 को आप कैलकुलेटर में करते हो तो वो क्या आता है? 0.33333 इस तरह चलता रहता है। या बातों का आप कोई भी फ्रैक्शन करते हैं तो वो लिखा हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर F से P/Q तो चलता आ रहा है 0.66666। इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे, बाहर लगा देंगे उसके ऊपर कि ये आगे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट तक चलते आ रहे हैं। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर है रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी कौन सा है? ये रिकरिंग है। सो याद रखिएगा, एवरी रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ऑल्सो एवरी रैशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। तो दोनों आपके पास क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। सर फिर इर्रेशनल नंबर की क्या पहचान है? इर्रेशनल नंबर की पहचान ये है कि वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि पॉइंट्स डेसिमल के बाद आपके पास नंबर सारे के सारे क्या हो? चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल 22/7 करो, क्या आता है? 3.142 एंड सो ऑन, एक सीरीज चलती रहती है। 22/7 क्या है? इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि वो फॉल करता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के साथ। आ रही है समझ में? तो रैशनल नंबर क्या होगा कि हर वो नंबर जो कि टर्मिनेट हो जाए इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर, और हर वो फ्रैक्शन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, पॉइंट्स के बाद डेसिमल के बाद नंबर सेम हो, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं आपके पास रैशनल नंबर्स। ओके बेटा, तो हमें देखनी है ऐसी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें दो वेरिएबल्स आए, या तो x आए सिर्फ, या तो xn y आए, और दोनों की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होगी, जिसकी वजह से लीनियर इक्वेशन का जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो भी 1 होता है। अगर कोई पूछा जाए कि डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो किस बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है, तो इक्वेशन की मैक्सिमम पावर की बेसिस के ऊपर डिग्री ऑफ इक्वेशन डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना? तो चूंकि लीनियर इक्वेशन में आपके पास जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 ही होती है। सर अगर 2 हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अगर मैक्सिमम पावर 2 हो गई तो फिर वो क्या कहलाएगी? फिर वो लीनियर इक्वेशन से बाहर आ जाएगी, फिर वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर अगर पावर 3, 4, 5 हो जाएगी फिर वो पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे अपने पास। ठीक है ना? उसको बाद में हम कवर करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि x भी हो सकता है और x और y भी हो सकते हैं साथ साथ, और दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी होगी?
1 होगी और जिसकी वजह से डिग्री ऑफ इक्वेशन भी इसका 1 कहलाता है। क्लियर बेटा? थोड़ा सा आगे मूव करें। अच्छा देखो, नंबर्स के ऊपर तो इजी है सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हो ना, वो हमें ज़्यादा कवर करनी है, क्योंकि 16 ग्रेड के टेस्ट में टेक्निकल एरिया ज़्यादा आता है, स्ट्रेट नहीं आता। अगर आप में से किसी ने दिया है टेस्ट, आपने दिया मेरे ख्याल में शायद टेस्ट, तो 16 ग्रेड के टेस्ट के अंदर टेक्निकल एरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर्स वाला एरिया। तो याद रखना, लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितने तरीके का होता है। लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितने तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है? चलो बताओ। मैंने कहा था आप लोग रिसर्च करके आना, करके आए हो? लीनियर इक्वेशन देख के आए, सॉल्यूशन क्या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या? लड़के भूल गया मैं। हैं? शाहजेब। ओके, और आपका क्या नाम है बेटा? अबू बकर। सानिया। ओके, तो बताओ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? अरे यार ऐसा नहीं बोलो यार, मैंने कहा था देख के आना, इतनी दिन छुट्टी भी करी। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं? ऑनलाइन वाले तो गूगल कर लेंगे फटाफट, गूगल नहीं करना है बाजी। हाँ जी, नहीं पता? चलो ओके। तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस 3 तरीके के होते हैं। एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे भाई उजैर भाई, मैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ। एक जिसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, एक जिसको हम लोग बोलते हैं वन सॉल्यूशन, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं, या तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और या तो एक सॉल्यूशन होगा, या तो क्या होंगे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब इनकी कंडीशंस क्या है कि कब कब ऐसा होगा, तो इसके ऊपर देख लेते हैं, बात करते हैं। आओ देखो, इनकी कंडीशंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करते हैं, जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखता हूँ, और एग्जाम्पल ये है जस्ट लाइक कि 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 12। मैंने एक एग्जाम्पल लिखी, 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 12। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ सर, बिल्कुल बेसिक फॉर्म की लीनियर इक्वेशन है, जिसके अंदर हमारे पास x का कोफिशिएंट भी है और एक कांस्टेंट वैल्यू भी। लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल पावर 1 है। चेक करें क्या ये 4x और 4x आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं? बिल्कुल सर, वो 4x अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, 4x में से 4x माइनस होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 0 हो जाएगा। तो वेरिएबल ही कैंसिल हो गया। अब जब वेरिएबल कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली कोफिशिएंट्स क्या है? अनइक्वल है। जब कोफिशिएंट्स अनइक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या हो, ये कौन सी कंडीशन में फॉल कर रही है इक्वेशन? नो सॉल्यूशन के अंदर फॉल कर रही है, ठीक है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स भी क्या हो गए? अनइक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा सर, फिर वन सॉल्यूशन में क्या होगा? भाई अगर वन सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो वन सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसी को कंटिन्यू करते हैं कि 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब क्या होगा कि वो 2x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट कराते हैं तो इट विल बी नेगेटिव, लाइक टर्म्स एक जगह और अनलाइक एक जगह, और 9 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जब 4x में से हम 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 2x, और 5 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो इट विल बिकम -4, ठीक है। फिर 2 का जो है वो कोफिशिएंट है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा,
सो अगर हम 2 और 4 को कैंसिल आउट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा, -2। दैट मीन्स कि ये कौन सी कंडीशन है, ये वन सॉल्यूशन ही कंडीशन है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन इसके पास आएगा। ठीक हो गया भाई। हो सकता है इस तरह का एमसीक्यूज आपसे थ्योरी में वो पूछ सकता है। अच्छा जी, तो सर फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके पास साथ साथ कोफिशिएंट के साथ साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज आल्सो इक्वल। कोफिशिएंट तो साथ साथ है ही, साथ साथ कांस्टेंट भी क्या है, इक्वल है। तो उस सूरत में होगा ये 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली 9 = 9 बचेगा, 9 से भी 9 कैंसिल हो जाएगा तो 0 = 0। तो जब भी 0 वाली कंडीशन आ जाएगी दैट मीन्स ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉल करेगा। ठीक है, तो आज के बाद याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन के कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है बेटा, 3, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट में और नो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, कांस्टेंट इक्वल और अनइक्वल होने का। अगर कांस्टेंट अनइक्वल है तो फिर वो नो सॉल्यूशन की कैटेगरी होगा, अगर कांस्टेंट इक्वल है तो फिर वो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉल करेंगे। और अगर आपके पास जो है वो कांस्टेंट भी अनइक्वल है और कोफिशिएंट भी अनइक्वल है तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, वन सॉल्यूशन के अंदर फॉल करेगा। ठीक है भाई, एक सेकेंड यहाँ मैं पानी मंगा लूँ अपने लिए। हेलो, वहाँ क्लास में है। ओके भाई, आगे मूव कर सकते हैं हम लोग, चले आ जाइए। तो देखिए आपके सामने मैंने लीनियर इक्वेशन के अंदर कुछ डेफिनेशन लिख के दी थी कि एक तो जनरल फॉर्म थी जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ax + b = 0। अच्छा, x क्या है, वेरिएबल है, a और b क्या है आपके पास, रैशनल नंबर्स हैं, जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है ना, और याद रखिएगा कभी भी आपका जो x का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। 0 अगर हो गया तो फिर वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी से ही बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी x का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होगा। अच्छा, अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होंगे कि एक x भी आ रहा होगा और साथ साथ y भी आ रहा होगा। यहाँ भी क्या होगा कि a, b और c आपके पास क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, और ये भी क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, क्योंकि अगर ये भी जीरो होगा तो फिर अगेन वेरिएबल खत्म हो जाएगा और फिर वो कंडीशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरफ चली जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा जी, ये चेक करो जो मैंने आपको लिख के दिए, फॉर एग्जाम्पल नॉट ऑल कोफिशिएंट्स आर रैशनल। जैसे ये है √2, और जब √2 को सॉल्व करोगे तो फिर ये अगेन डेसिमल्स के अंदर आ जाएगा, और डेसिमल्स के अंदर भी कौन से डेसिमल्स आएंगे, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और साथ साथ नॉन रिकरिंग होंगे। तो लिख लेना यहाँ पर, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। और इस तरीके से यहाँ भी आपको पाई लिख के दिया, और पाई के बारे में भी अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि 22/7 का मतलब है 3.142, और उसके बाद नंबर्स जो है वो सब चेंज है, तो ये भी सेम ही कैटेगरी फॉल करती है। दैट्स वाई इसको हमने एग्जाम्पल के अंदर लिख दिया है। ठीक है, अच्छा हमें दिया क्यों नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला दिया क्यों नहीं, कोई बहुत टेक्निकल एरिया है इसलिए नहीं दिया, क्योंकि जब डेसिमल्स के अंदर काम करते आएंगे तो फिर हमारी वर्किंग लेंथी होती रहेगी, तो इसीलिए उसको जो है ना वो एलिमिनेट ही कर दिया उस वाले एरिया को, कि यार ये वाला एरिया हटा ही देते हैं, क्योंकि बच्चे को सिर्फ कंफ्यूजन का शिकार होगा और कुछ नहीं है। भाई सिंपल सा डिवाइड करा रहा हूँ और वो 8 प्लेसेस तक 9 प्लेसेस तक आ गया है, पॉइंट के बाद लगाए चले आ रहा हूँ 0 0 0 0, तो फजूल में जो है वो चीज़ को एक एक्सपेंड होती रहेगी, उसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा। ठीक है भाई।
आ जाए अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। सॉल्यूशन वाला है क्योंकि अब थ्योरी पढ़ रही हमने काफ़ी देर से, तो और ज़रा सॉल्यूशन वाला भी देख लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो मुझे बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा, खुद से ट्राई करें। वो हम डिस्कस करेंगे लेटर सादिया। और वो मंगवाया है, सही है, अभी कर दो ताकि फिर क्लास एंड होगी तो फिर मैं निकल जाऊंगा। सही है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके मैं, कोई मसला नहीं हो पा रहा है इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ पर, आओ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग कर रहे हैं, कर लिया, चलो आओ कर लेते हैं। आ जाओ, छोड़ो आराम करो, देखो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 3/4, ये सबसे एंड में स्विच होगा। सबसे पहले हम कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, मतलब 3/4 को यहीं रखते हैं। ये 5/6 यहाँ पे नेगेटिव का है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये जाएगा 1/2 प्लस 5/6। अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ कि अगर दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस और माइनस का साइन होता है तो हमने एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम वो नहीं करेंगे, बच्चों बचपन में करते थे ना, बढ़ाते थे एलसीएम फैक्टर्स बनाते थे, वैसा नहीं करते, डायरेक्ट कर लेते। डायरेक्ट सर किस तरीके से कि आप एक काम करें कि दोनों को डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कराएं। पहले का डिनोमिनेटर क्या है 2, दूसरे का डिनोमिनेटर है 6, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, इस 6 को मल्टीप्लाई कराएं इधर 1 से तो 6 हो जाएगा, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कराएं किससे 5 से, तो 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। पहला स्टेप क्या हुआ कि दोनों को डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करा के सिंगल बना लिया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया आपने दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में। ठीक है ना, मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ। ओके जी, अब सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड के ऊपर प्लस कर लेते हैं हम लोग अपने पास न्यूमरेटर को। ये हो जाएगा 16/12। क्या ये रिड्यूस होते हैं 16/12? रिड्यूस होने के लिए दोनों का सेम टेबल में आना ज़रूरी है, तो 4 के टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं, 4 4 दा 16 और 4 3 दा 12, ऐसा ही है। अच्छा जी, डन। मजीद क्या सॉल्व हो रहा है है भाई? कहाँ? नहीं मजीद राइट हैंड साइड सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा मजीद राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं हो रहा। अब एक काम करते हैं कि 3/4 को उस तरफ शिफ्ट कराते हैं। इसकी बुकिंग हम साइड में कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम देखो 3/4 जो है x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये जाएगा 4/3 और डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है। अच्छा, अब जब डिवाइड का साइन क्या होता है, डिवाइड के साइन का अपोजिट क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई। तो अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बराबर वाले बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि उसको रिवर्स कर देंगे, हो जाएगा 4/3।
अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा लो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा लो, तो आप क्या बोलोगे कि 4 4 16 डिवाइडेड बाय 9। अगेन क्या 16 और 9 सेम टेबल में फॉल करते हैं या नहीं करते? फिर नहीं होगा फर्दर सॉल्व। तो इसका मतलब x की वैल्यू कुछ इस तरीके से बन रही होगी। कोई हमने मिस्टेक तो नहीं करी है? कोई हमने मिस्टेक तो नहीं करी है? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। आई गेस हमने तो सही किया वर्किंग में। 6 और 2 का एलसीएम 12 कैसे बना? ये तो 6 बनता है 6। अरे भाई हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराया ना, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लिया। वैसे आई गेस हमने वर्किंग तो बिल्कुल सही करी है, लेकिन चलो इसको थोड़ी देर में लेटर वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो 16/9 आ रहा है। ओके, इसको देख लेते हैं अभी कि क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा ये बताइए चले, क्या है बी है। अच्छा पहला वाला क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन से ही बाहर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरा अच्छा सी वाला क्यों नहीं है? कोफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा डी वाला क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। वेरी गुड, शाबाश। चले ये वाला बताएं। ओके मैं डिस्कस करते हैं बेटा। हम्म 23/10
चलो आओ डिस्कस करते हैं। अच्छा, ऊपर वाले के अंदर भी हमारा सॉल्यूशन सही है, उसका सिर्फ ऑप्शंस की मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे ख्याल में शायद ये टाइपिंग एरर हो चुका है, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे तो मैंने करेक्ट कर दिया आप लोगों के लिए। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि -5/2x + 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 11/4। अब चूंकि x का कोफिशिएंट ही नेगेटिव है तो इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और वो जो कांस्टेंट है उसको इधर ले आते हैं। तो जो कांस्टेंट जब इधर आ जाएगा तो वो 11/4 हो जाएगा, और जब ये वहाँ चले आएगा तो ये 5/2x ही रहेगा। अच्छा 3 के नीचे कुछ नहीं है तो अगेन 1 है, तो एलसीएम ले लूँगा मैं, 4 और 1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा जिस तरीके से अभी हमने पुराना किया था। 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11 हो गया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और जाएगा 5/2x। 11 और 12 को ऐड किया तो हमारे पास क्या बना 23/4। अच्छा वो 5/2 वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मल्टीप्लाई में करेंगे तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2/। अच्छा जी, तो 2 1 2 और 2 2 4। तो 23 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ 23, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 10, तो 23/10 मेरे पास ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, और स्टूडेंट्स एनी मसला बेटा, समझ में आ रहा है सबकी? चलिए बताएं, इसके मैं ऑप्शंस वेरीफाई कर लेता हूँ तब तक आप लोग सॉल्व करें। हाँ भाई, सॉल्व कर रहे हैं। महक कुछ भी नहीं है बेटा, ये आसान है बिल्कुल से। मैं जो समझा रहा हूँ सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। मैं हर इक्वेशन पे एक एक टाइप के सवाल सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, और उसके सिमिलर मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा विद करेक्ट ऑप्शंस। तो उसमें होगा ये कि प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि जो हमारी इक्वेशन है 2/3x + 5/4 इज इक्वल्स टू 12x
माइनस 1/6। मुझे ना x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड वाला बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है? राइट हैंड साइड वाला बड़ा है ना, तो एक काम करते हैं कि मैं अपने x के कोफिशिएंट को ये वाले को वहाँ शिफ्ट कराता हूँ ताकि लाइक टर्म एक जगह आ जाए, ठीक है। और सिमिलरली वो 1/6 को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करवा देता हूँ, तो 5/4 तो यहीं रहा, वो 1/6 यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अच्छा 7/12x तो वहीं था, ये माइनस होकर 2/3x यहाँ हो जाएगा। ओके, अब एक काम करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड भी एलसीएम लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी एलसीएम लेना पड़ेगा। वैसे ही करते हैं जैसे अभी हमने सीखा था कि 6 4 सा कितना हो जाएंगे 24, लिख दो 6 5 सा 30 प्लस 4 1 सा 4। सिमिलरली यहाँ भी यही करना है कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21x, माइनस का 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24x हो जाएगा। अच्छा 30 और 4 को ऐड करेंगे 34 हो जाएगा अपॉन 24 हो जाएगा। 21x में से 24x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3x डिवाइडेड बाय 36। क्या 34 और 24 सेम टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं? किससे? 2 से रिड्यूस हो रहे हैं आराम से, ठीक है ना। कैसे कि 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अच्छा राइट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शन है 3/36 वाला वो रिड्यूस हो रहा है, हाँ सर वो 3 के टेबल से रिड्यूस हो रहा है अपने पास। 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू बची वो आई 17/12 इज इक्वल्स टू माइनस x ओवर 12, ऐसा। अच्छा जी, अब ये 12 डिवाइड कर रहा है, के मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहा है, के मल्टीप्लाई करेगा तो 17/12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव x, ऐसा। और अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं सो नेगेटिव x की वैल्यू क्या आई 17 आई, दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आई नेगेटिव 17 आई, ऐसा। डन। इकबाल अहमद ने सही बताया था आंसर, शाबाश। तो इस संडे को फिर आप लोग आ रहे हैं ना 5 घंटे के लिए, देखो ड्रामा नहीं करना कि अगर मैं आया और कोई नहीं आया ना तो फिर 3 घंटे सही है, ब्रेक दूंगा ना। अगर हम ऐसा करें कि हम 12 से रखें 5, ठीक है, और 12 से 5 में होगा ये कि हम 12 से 2:30 तक कंटिन्यू करेंगे, फिर 2:30 से 3 बजे तक का ब्रेक करते हैं लंच का और नमाज का। नमाज अदा भी हो जाएगी, लंच भी हो जाएगा, और फिर 3 से ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर लेते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, आप बोलोगे सुबह 12 से लेकर रात 10 पढ़ाओ, मैं 10 तक पढ़ाऊँगा, आपके अपने ऊपर है। खैर अभी तो संडे में टाइम है, सोच लो, माइंड बना लो, फिर इंशाल्लाह जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अपनी क्लासेस तो वही 5:30 के ऊपर शेड्यूल करवा रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि हमारा डिस्कस हुआ था। ओके, 1:30 को नमाज ब्रेक चाहिए या 1:30 जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बातें बातें करेंगे, टाइम वैसे ही 1 बज जाएगा। 2 बजे स्टार्ट करें, 2 बजे से अच्छा मैंने नो सॉल्यूशन की क्या बताई थी, वो क्या था, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? दोनों साइड्स क्या होंगी, कोफिशिएंट्स अनइक्वल होंगे, सेम नहीं होंगे, क्या होंगे? अभी तो बताया था यार, अभी भूल गए। देखो ना, नो सॉल्यूशन के अंदर दोनों साइड्स के जो कांस्टेंट हैं वो क्या होंगे, वो अनइक्वल होंगे, कोफिशिएंट सेम होंगे, ठीक है ना। अच्छा जी,
हमने वही पहचानना है, अगर यहाँ पे भी वैसे ही होगा तो। पहचानो, विच इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो ना, सबसे पहले एक काम करें, कांस्टेंट पकड़े, वो कोफिशिएंट पकड़े कि जहां x के दोनों तरफ आ रहा है उसका कोफिशिएंट सेम हो, अलॉन्ग विद साइन। इसका कोफिशिएंट क्या है और इसका कोफिशिएंट क्या है? साइन भी सेम। मैंने कहा था कोफिशिएंट के साथ साथ अगर नेगेटिव पॉजिटिव कहीं हो गया तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा इधर भी देखो, इधर भी तो सेम है, लेकिन सर वो साइन नेगेटिव है ना, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर x की कोई ना कोई वैल्यू बचेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए बी तो कैटेगरी से बाहर हो गया। सी, सर सी के लिए सॉल्यूशन होने के लिए दूसरी साइड के ऊपर भी आपके पास जो है ना वो x की वैल्यू होनी चाहिए, तो ये भी हटा दो। अच्छा डी, अगेन सर वही है, तो इसका मतलब ए ही सही है अपने पास, क्योंकि ए के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है बेटा, कोफिशिएंट तो सेम है साथ साथ और कांस्टेंट अनइक्वल है। अच्छा अगर कांस्टेंट इक्वल हो जाते तो फिर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता। अगर यहाँ पर कांस्टेंट इक्वल हो जाते, दोनों तरफ 3 3 या 1 1 हो जाता, तो फिर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे हो जाता। ऐसा ही है। ऐसा है दोस्तों या नहीं है, जल्दी से बताओ। डन। लेट मी वेरीफाई दी सॉल्यूशन एज वेल। आप लोग जब तक सॉल्व करो। हाँ भाई, अपनी क्लास कब तक है? 7 बजे तक है ना? ओके, कोशिश करेंगे कि 7 तक वाइंड अप करें और विद कंप्लीट टॉपिक ना, एक ही क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए अपना। मैथ्स में तो इतना इशू नहीं है, सिर्फ वो मीन मीडियन मोड वाला और प्रोबेबिलिटी वाला थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे 2-3 क्लासेस, बाकी तो सारे छोटे छोटे से टॉपिक ही। हाँ भाई, क्या आया? सर संडे रिवीजन करा देंगे इसका प्लीज़। है रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड मोड ऑन है ना बेटा, उसमें मैं ही पढ़ा रहा हूँ दोबारा से, जितनी बार भी देखना चाहें। और बाकी कोई मसला हो तो व्हाट्सएप नंबर ले लें एडमिन से, बल्कि ग्रुप में तो आप ऐड हो गए होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ मेरी एक्चुअल पिक्चर नहीं लगी हुई, वहाँ दूसरी पिक्चर लगी हुई है, लेकिन तुम लोग पहचान लोगे देख कर। आंसर सही है, इसी की तो सही है, ऊपर वाले को तो गलत है, तो मैंने काट काट के लिख के, इसकी तो सही है। 11 आ रहा है, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या करें सर? वही काम करेंगे जो कांस्टेंट था उसको शिफ्ट कराएंगे। तो कांस्टेंट क्या है? 1/6
मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। क्या मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूं? कैसे भाई? डिवाइड करके 1/6 लिखता, फिर मल्टीप्लाई करता, फिर 6/1 होता, तो मैं डायरेक्ट 6/1 कर दिया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, बोलो 3 3 ज़ा कितने हो गए? 9। 4 यहाँ पर नेगेटिव को आना के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 9 में 4 जमा करो, कितने हो गए? जी प्यारे बच्चों, आगे मूव करें। सब साथ हैं? चलो ओके, आ जाओ। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है ना? देखो मैं समझाता अच्छा हूँ, इसीलिए तुम लोग भी समझ में आ रहा है, वरना टॉपिक ये बहुत हार्ड है, बता रहा हूँ मैं। कुछ बातें होती है मैं क्लास में अपने आप से ही करता हूँ, ये उनमें से एक थी। नहीं, सीए के अंदर बढ़ा के ना बंदा थोड़ा सा हो जाता है ऐसे। मैं वहाँ अपनी क्लासेस में ना खुद ब खुद ही मजाक करता हूँ, खुद ब खुद ही हंस लेता हूँ अंदर ही अंदर। एनीवेज, बाकी सही हूँ भाई, मेंटल हेल्थ मेरी सही है यार, ऐसे तो नहीं पागल को बिठा दिया यार क्लास में। जी भाई चलो बताओ। आप लोगों ने फोकस भी ऐसे एमसीक्यूज के ऊपर करना है। सॉल्यूशन वाले एमसीक्यू सबकी एक ही है, इधर प्लस उधर माइनस, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, सबकी लॉजिक सेम है। घुमाएगा तो इस वाले सवालात में घुमा देगा जो कि थ्योरी के होंगे। तो वो क्या कह रहा है कि द इक्वेशन a over bx plus c is equals to 0 where a b and c are integers, okay, and b is not equals to 0। देखो b is not equals to 0 लिखने का रीजन ही है कि अगर b की जगह 0 हो जाएगा तो फिर जब a 0 से डिवाइड करेगा तो वो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। फिर जब वो x से मल्टीप्लाई करेगा फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। इसीलिए उसने लिख दिया कि भाई b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, कह रहा इज अ लीनियर विद रैशनल कोफिशिएंट, मतलब रैशनल होना चाहिए कोफिशिएंट, प्रोवाइडेड। अब जैसे हमने ऊपर जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी बेटा, मैं दोबारा से आप लोग को दिखाता हूं। उसने एक बात कही थी, ये पढ़ो जो मैंने अंडरलाइन भी किए थे कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और x और y क्या है? वेरिएबल्स है। a b एंड c क्या है? रैशनल नंबर्स है, नॉट ऑल जीरो। मतलब a b b b और c b ये क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर होने चाहिए। तो देखो कहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं कि a b और c आपके पास क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। c के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी एक भी कैटेगरी से बाहर होगा तो फिर वो लीनियर तो आएगा, विद रैशनल कोफिशिएंट नहीं आएगा, फिर वो इरैशनल हो जाएगा। लेकिन लीनियर तो तब भी रहेगी क्योंकि x की पावर 1 ही रहेगी, लेकिन वो रैशनल वाली कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना बेटा? नहीं, जानबूझ के छोड़ा है। प्रैक्टिस नहीं करोगे घर जाके? क्या प्रैक्टिस करोगे ना घर जाके? वो जानबूझ के छोड़ा है यार। लेकिन मैं आंसर सबके दे दूंगा ताकि आप वेरीफाई कर सकें, और अगर किसी का आंसर नहीं भी आए तो व्हाट्सएप करें। अगर व्हाट्सएप पे ना आए रिप्लाई तो क्लास में तो आएंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं। क्लास से पहले या क्लास के बाद जो भी है।
क्यों? क्योंकि सर बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं इररेशनल नहीं है। यहाँ तो से वो कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन से बाहर है, इररेशनल रैशनल की तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब उसको इररेशनल रैशनल से फर्क नहीं पड़ता। वरना ये देखो ना, ये क्या है, ये इररेशनल नंबर है ना, इररेशनल नंबर है ना, तो उसको लीनियर इक्वेशन चाहिए। इररेशनल और रैशनल उससे मसला नहीं है, वो कह रहा है कौन सी इक्वेशन है जो कि लीनियर नहीं है, सी नहीं है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है उसके ऊपर। ओके, पक्की बात है। जी भाई, अभी तो ऊपर बताया था, देखो ना, सी सही है, देखो ना, जब वन वेरिएबल वाला देखो, ये देखो, ये रहा कि ए और बी दोनों क्या होंगे, रैशनल होंगे, और ए क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ऐसा ही है ना। तो वो यही तो कह रहा है कि a प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 हैज़ अ रैशनल सॉल्यूशन। तो रैशनल इक्वेशन का रैशनल सॉल्यूशन होगा, तो उसके अंदर ए और बी दोनों का क्या होना जरूरी है बेटा, रैशनल होना जरूरी है, और a नॉट इक्वल्स टू 0 भी होगा, क्योंकि अगर 0 हो गया तो फिर वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, ऐसा ना, नो सॉल्यूशन हो जाएगा फिर वो। इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी जनरल नॉलेज पे एक सवाल पूछता हूँ, फिर उसके ऊपर एमसीक्यू दिखाता हूँ। लेट से मैं लिखता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ऐसे मैंने एक इक्वेशन लिखी। मैं बोलता हूँ इसको रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस करने का मतलब ये है कि जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको क्या करना है, कम करना है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? नहीं, वेरिएबल को कम नहीं करना है, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको कम करना है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक से तो वो फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है डिवाइड। क्या है? डिवीजन। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर सारे के सारे कोफिशिएंट 4, 16 और 20 किसके टेबल में आते हैं? हाँ भाई, 4, 16 और 20 किसके टेबल में आते हैं? कोई भी दूसरा मंगा लो इसके बदले, ठीक है? हैं? आप समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 20 के टेबल में, चलो 20 तो आता है ना, 4 थोड़ी आएगा, 4 के टेबल में आ रहा है ना भाई। तो मैं अगर डिवाइड बाय क्या कर दूं, 4 कर दूंगा तो इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। तो किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे पहला मेथड होता है वो क्या होता है? डिवीजन, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उससे पहले चलो एक सवाल और कर लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ना बेटा कि इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिवीजन होता है।
फिर उसके बाद आप प्लस भी कंसिडर कर सकते हो, माइनस भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो बाद के स्टेप से। सबसे पहला स्टेप, अगर किसी इक्वेशन को रिड्यूस करना है तो आपने उसके कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करवा देना है। क्या लिखा हुआ है? एवरी इक्वेशन फ्रॉम द फॉर्म P over Q x plus R over S is equals to 0 where P Q R S, ये क्या है? इसका क्या मतलब है? नहीं, लेकिन तुमने आंसर दे दिया है। आंसर देने का मतलब ये है कि सवाल मेरे को बराबर समझ में आया है। उजैर वेरी गुड, शाबाश। इकबाल अहमद वेरी गुड। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये जी का मतलब क्या है? जी का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स टाइप, ठीक है ना। तो कह रहा है कि P Q R S बिलोंग करते हैं इंटीजर से, वेयर Q and S is not equals to 0। इसीलिए कह रहा है Q और S not equals to 0, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि फिर वो इक्वेशन की कैटेगरी से ही बाहर हो जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा और साथ साथ कोफिशिएंट भी कैंसिल हो जाएगा। इज ए लीनियर इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट, क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल ये बात ट्रू है। ये फॉल्स कब होती? जब या तो वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करते, या वो P और वो जो Q और S लिखा है वो इक्वल टू 0 भी हो सकते होंगे, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि वो कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू होगी आपस में, ठीक है। तो दैट्स कंडीशन इज ट्रू। अभी ऊपर डिस्कस किया था। किसी भी लीनियर इक्वेशन को या कोई भी इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उसको डिवाइड करवा दिया जाए। अच्छा, डिवाइड भी कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब नॉन जीरो होगा। कोई नंबर होना चाहिए ना, अगर जीरो है तो फिर वो वेरिएबल ही जीरो हो जाएगा ना फिर तो नॉन जीरो इसलिए लिख दिया, वरना नहीं लिखता तो भी कोई मसला नहीं था। सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है? डिवाइड होता है। अच्छा, ये जो चेंज द ऑपरेटर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है ऑन वन साइड ओनली, ये भी हो सकता है, लेकिन ये डिवीजन के बाद का स्टेप है। ये सबसे पहला स्टेप ही डिवाइड आता है आपस में, ठीक है ना। अच्छा, डिवाइड भी कह सकते हो और इनवर्स, या ऐसे लिख लो डिवाइड भी कह सकते हो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, डिवाइड भी आप बोल सकते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसको बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मिसाल के तौर पर 4 है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4? 1/4, सिंपल। तो 1/4 अल्टीमेटली 4 से डिवाइड ही हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो डिवाइड वाले केस हो जाएगा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसका बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो, ये तो बता ही दोगे। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहा ना? मैं सारे थ्योरी वाले सवाल करा रहा हूँ, कैलकुलेशन वाले मैंने करवा चुका हूँ और छोड़ भी दिए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। अभी जाते जाते एक आध सवाल कैलकुलेशन वाला भी सॉल्व कर लेंगे ताकि थोड़ा सा मज़ा आ जाए। हाँ भाई, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ लीनियर इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स। ऊपर बताया था क्या था? 3 तरह के सॉल्यूशन थे, नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसा ही है।
चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम। गौर अभी शेड्यूल पब्लिक मत करिएगा, मैं इसको आगे थोड़ा सा अमेंडमेंट करवाता हूँ, ठीक है। हाँ भाई फयाज जल्द आते हैं इंशाल्लाह। गला ठीक हो जाए, वैसे तो गला भी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द आते हैं, बैठते हैं फिर। बताओ भाई क्या सीन है, हुआ यार? एक तो सॉल्व कर ले यार, तब पेपर में करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा, मैं वही करूँगा सॉल्व। चलो आओ देख लेते हैं, मसला नहीं है। अब देखो थोड़ा सा चेंज है, अब मसला ये है कि पहले तो हम लोग लाइक टर्म्स को एक जगह कर लिया करते थे, अब एक्स ही अलग नहीं है, तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि जो 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो x और 2 से मल्टीप्लाई करा के हमें उनको अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, जब 4/5 x से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 4/5x। अच्छा, जब 4/5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या बनेगा? जब 4/5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या 2 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा? 8/5 क्यों होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा। तो हमेशा न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8/5 माइनस का 3/10 इज इक्वल टू 1/2x। अब एक काम करते हैं कि 8/5 और 3/10 को हम लोग राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं और 1/2 को यहाँ ले आते हैं। तो 3/10 में जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 8/5 में जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 5 हो जाएगा 10, 4 2 8x माइनस का 5x। अगर हम राइट हैंड साइड पे भी एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 50 और 3 5 15 और ये माइनस का 80, ऐसा। 8x में से 5x माइनस करें, क्या बचा? 3x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू, अच्छा 80 में से 15 माइनस किए, क्या बचा? पक्की बात है, डिवाइडेड बाय 50। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो फ्रैक्शन हो, सुनना, अगर दो फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल्स टू आए, अगर दो फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल्स टू आए तो दोनों के डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं और दोनों के न्यूमरेटर्स भी आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 10 1 10 और 10 5 50, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 65/5, ऐसा। अच्छा जी, तो मुझे बताओ 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा और डिवाइड आने के बाद ये मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो आप बोलोगे x इज इक्वल्स टू माइनस का 65 डिवाइडेड बाय 15। क्या 65 और 15 सेम टेबल में आते हैं? भाई 65 और 15 सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते? 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। 5 3 15, 5 1 5 और 5 3 15, तो अगेन आया माइनस का 13/3, ऑप्शन सी। बाकी थ्योरी वाले तो मैंने सारे करवा दिए आप लोगों को। डन हो गया। तो ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह कल एक और टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और वो ऐसा टॉपिक होगा जो कि कल की क्लास के अंदर ही हम करके वाइंड अप कर दें। इसके सिमिलर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ग्रुप पर डाल रहा हूँ थोड़ी सी देर में, 1 आध घंटे के अंदर। ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, कुछ नया समझ में आए तो कल लाजमी आके पूछना, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।